हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो अभी अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है नॉर्सेट को लेके। तो क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है उनको सोल्व करते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में आपको जो इमेज बेस पूछी गई है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, और इमेज बेस के साथ में दूसरी इमेजेस क्या है, क्या उस ऑप्शन में दूसरी इमेजेस है, तो वो भी हम देख लेते हैं और वो कहाँ काम आती है वो भी हम देखते हैं। क्योंकि एम्स है, उसका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है हर बार। तो अगर आपसे उसका यूज़ पूछे इंस्ट्रूमेंट का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे हम क्या कर रहे हैं, अभी प्री नोट सेट टेस्ट हम वहाँ पे लॉन्च किया है। इसके अंदर 120 टेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में एक टेस्ट, इवनिंग में लाइव रख रहे हैं, मंडे टू सैटरडे। और उसके बाद में एवरी सैटरडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे क्या रहता है, 120 टेस्ट है टोटल। मॉर्निंग में लाइव, इवनिंग में लाइव, और एवरी सैटरडे संडे को प्री नोट सेट टेस्ट लाइव करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि टॉपिक वाइज डिस्कशन रहता है, क्वेश्चन आंसर का, साथ में सब्जेक्ट वाइज रहता है, और 200 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का पैटर्न रहता है हमारा प्री नोट सेट टेस्ट सीरीज का। तो प्राइस रेट भी हमने एकदम कम रखी है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही रखा है, ताकि जो भी स्टूडेंट है उसको बाय करने में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। बाकी स्टूडेंट्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू कुछ इस प्रकार है, फॉलोइंग इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड इन पेशेंट बिलो। ठीक है, आपके जो पेशेंट दिख रहा है यहाँ पे, उस पेशेंट में क्या किया गया है, देखिए एक यहाँ पे रिट्रैक्टर लगाया गया है। इस रिट्रैक्टर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये कौन सा रिट्रैक्टर यहाँ पे जो है वो पेशेंट के लगाया गया है? सेल्फ रिटर्निंग एक्सटर्नल रिट्रैक्टर, डॉयंस रिट्रैक्टर, डीवियर्स रिट्रैक्टर, या फिर रिचर्डसन रिट्रैक्टर। तो देखिए, डॉयंस डिटेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था जब अपनी फर्स्ट इमेज बेसिस क्लास थी। और डीवीआर के लिए भी डॉयंस एंड डेनवर डिटेक्टर के बारे में बताया था। और देखिए, अब आपके कंफ्यूजन होना चाहिए सेल्फ रिटर्निंग एक्सटर्नल डिटेक्टर और रिचर्डसन डिटेक्टर। तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपन ओपन हार्ट सर्जरी लग रही है आपको, या फिर यहाँ पे चेस्ट सर्जरी लग रही है कुछ। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, चेस्ट सर्जरी में स्टर्नम को ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सेल्फ रिटेनिंग स्टर्नल रिट्रैक्टर। रिट्रैक्ट का मतलब ओपन करके रखना, खींच के रखना। ठीक है, रिट्रैक्ट करके रखना। तो ये कौन सा इक्विपमेंट है? सेल्फ रिटेनिंग स्टर्नल रिट्रैक्टर। पूछा गया है एमसीक्यू है एम्स के अंदर, तो ध्यान में रखना इसके। लाइक अब ये नहीं पूछेंगे अगर एग्जाम में, अगर ये नहीं पूछते हैं तो आपको पता है कि ये वाला इक्विपमेंट तो ये है। जैसे हमने इन दोनों को हमने एक्सक्लूड किया है, वैसे आप इसको भी एक्सक्लूड कर दोगे, लास्ट में क्या बचेगा? रिजेक्शन। तो इस प्रकार से आपको जो है वो एग्जाम में एमसीक्यू सोल्व करने आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जो रिट्रैक्टर से रिलेटेड कि भाई आपने किस प्रकार के रिट्रैक्टर जो है काम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रिट्रैक्टर आपको दिख रहा है, ये कौन सा रिट्रैक्टर है? लैंगनबैक रिट्रैक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन रिट्रैक्टर कौन सा है? लैंगनबैक रिट्रैक्टर। अगर स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो लैंगनबैक रिट्रैक्टर है फर्स्ट वाला। ठीक है, एल शेप का होता है। सेकंड वन कौन सा है? डीवेयर। ठीक है, डीवेयर रिट्रैक्टर मैंने आपको बताया था, इस प्रकार की शेप का जो रिट्रैक्टर होता है डीवेयर, और इसकी भी साइज अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या करें, सॉफ्ट टिश्यू को यहाँ पे जो है एब्डोमेन सर्जरी के अंदर काम में लिया जाता है डीवेयर रिट्रैक्टर को। अब नेक्स्ट कौन सा है? डॉयंस रिट्रैक्टर, थर्ड वन। तो डॉयंस रिट्रैक्टर किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे आगे से आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? डॉयंस। और ऊपर वाला कौन सा था? डीवियर। इसके बाद में देखिए, फोर्थ वन रिट्रैक्टर कौन सा है? मॉरिसन। तो मॉरिसन एंड लैंगनबैक रिट्रैक्टर थोड़ा आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बट लैंगनबैक में जो एल शेप का है वो थोड़ा लॉन्ग रहता है, मॉरिसन में जो एल शेप का है वो शॉर्ट रहता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर, ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसे हम बोल रहे हैं जर्नी रिट्रैक्टर। सी यहाँ पे साइलेंट रहता है, क्या कहते हैं हम इसको? जर्नी रिट्रैक्टर। ये भी एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट जो रिट्रैक्टर दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? मेलिएबल।
अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिखता है, मेस्टोइड डिटेक्टर 7 नंबर पे। अब मेस्टोइड में तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए आपको यहाँ पे कुछ टूथ जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है मेस्टोइड में। अब मेस्टोइड के अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिमिलर देखने को मिलती है आपको, वहां पे टूथ नहीं होके वहां पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और नीचे आपका ये हैंडल रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैल्पी रिट्रैक्टर। कई बच्चे इसी को मेट्रोइड डिटेक्शन मेट्रोइड मेस्टोइड डिटेक्टर कह देते हैं, बट जो नीचे वाला है ये कौन सा है, गैल्पी डिटेक्टर। इसके बाद में लास्ट वन डिटेक्टर है, ये भी एक प्रकार का सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर है, ठीक है। मेस्टोइड डिटेक्टर, गैल्पी डिटेक्टर भी सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर में आते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे जो यहाँ पे डिवाइस लगी, डिवाइस के जैसे काम करता है, इसको ओपनिंग करके रखने में मदद करता है। तो लास्ट वन डिटेक्टर कौन सा है अपना यहाँ पे, 9th वन, फिनोशेट फोल्ड ब्लेड डिटेक्टर। ठीक है, इमेज अगर आपको थोड़ी कम क्लियर दिख रही है तो आप ये इन वर्ड्स को सर्च करके आप अच्छे से जूम करके डिफ्रेंशिएट करके आपको पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ठीक है, तो इसी एमसीक्यू में एक और डिटेक्टर बच गया था, इसका क्या नाम है, रिचर्डसन। ठीक है, इसका क्या नाम है, रिचर्डसन डिटेक्टर। ये पीछे नीचे आगे से तो वैसे भी कर्व रहता है, बट इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आप इसके द्वारा कर सकते हो, ठीक है। बाकी डीवीएस में, डोएंस में ऐसा नहीं रहता है। तो आपको डीवीआर डिटेक्टर, डोएंस डिटेक्टर में और इनमें थोड़ा ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो इज, नीचे दी गई इमेज क्या है, एनेस्थेसिया मशीन है ये, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन है, हार्ट लंग मशीन है, या फिर सी एंड डी बोथ। ये भी इमेज एमसीक्यू पूछी गई है एम्स के अंदर। तो देखिए, जो हार्ट लंग मशीन है, ये कौन सी मशीन है, हार्ट लंग मशीन भी हम कहते हैं, इसको हम कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मशीन है ये इस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आर्ट्रियल पंप लगा रहता है, शकर लगा रहता है, इसके वेंट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो है वो ऑक्सीमीटर लगा रहता है कि जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है उसका ये ऑक्सीजनेटर लगा रहता है, इसका ध्यान में रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट से जो है वो ब्लड यहाँ पे इसमें रिसीव होता है, यहाँ से आने के बाद में इसमें रहता है, हार्ट लंग मशीन में जाता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टाइम, पर्सन, अलार्म वगैरह, ये सारे प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ दिखती है। तो इस प्रकार से जो है वो हार्ट लंग मशीन काम करती है। ओपन हार्ट सर्जरी के केसेस में इसको हम काम में लेते हैं, या फिर हार्ट की बाईपास ग्राफ्टिंग करनी रहती है, तब इस मशीन का हम काम में लिया जाता है। अभी देखिए ये दोनों इमेज, तो ये इमेज क्या है, एनेस्थेसिया मशीन की इमेज है, ठीक है। और ये इमेज भी क्या है, दोनों ही एनेस्थेसिया मशीन की इमेजेज रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पेशेंट के जो इक्विपमेंट्स वगैरह रखने होते हैं, लाइक लेरिंगोस्कोप्स वगैरह, एम्बूबैग वगैरह, ठीक है। जो एंड नेजल, जो एम्बूबैग के आगे के जो मास्क रहते हैं एडल्ट एंड पीडियाट्रिक वाला, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे मॉनिटर है, और ये क्या है, यहाँ पे गैसेज है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इन गैसेज का फ्लोमीटर या फिर इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। पीप पे लेना है एनेस्थेसिया मशीन को, ठीक है। साथ साथ में वेंटिलेशन का भी काम करती है, ठीक है। या इससे क्या कर सकते हैं अपन, साथ साथ में वेंटिलेशन भी डालते हैं। और देखिए इनमें यहाँ पे क्या रहता है, सोडा लाइम भर के रखते हैं अपन, ठीक है। तो आप वो देखते होंगे वो ड्यूरिंग, आप लंबे टाइम तक जब मशीन चलती रहती है, ठीक है, 5-6 दिनों में इसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लगा है, बैन सर्किट के जैसा सर्किट लगा रहता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन आता है और अपन इसको प्रेस करते हैं तो पेशेंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है। नेक्स्ट आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो क्या है, देखिए पर्पल कलर का जो होता है वो क्या होता है, आइसोफ्लूरेन, ठीक है। ड्रेगर कंपनी का नेम रहता है, ड्रेगर की मशीन्स वगैरह ये सारी जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है वो ड्रेगर बनाती है। तो देखिए आइसोफ्लूरेन क्या है, पर्पल कलर में आती है, एंड सेवोफ्लूरेन किस में आती है, येलो कलर में, ठीक है। इसके बाद में एक और आती है हेलोथेन, उसको हम किस में लेते हैं, रेडिश कलर में, ठीक है। उसका जो कैप रहता है, ठीक है, मेनली अपन इससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये नाम तो जो है वो एम्स वगैरह हटा देता है इन नामों को, तो बट जो है आपको इन कलर से आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर
क्या होता है, ठीक है, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिवाइस दैट शोइंग इन इमेज, इस इमेज के अंदर आपको कौन सी डिवाइस शो हो रही है, कोरोनरी स्टेंट, डीजे स्टेंट, कार्म वायर या फिर ऑल ऑफ देम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इस इमेज में आपको क्या दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्या डाला गया है, ये वाला इमेज, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है ये यहाँ पे हार्ट की इस वेसल्स के अंदर लगाया गया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये क्या काम कर सकते, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कर क्या रहा है, कि ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसके अंदर को बैलून को हमने फुलाया, फुलाने के बाद में जो इसका जो इक्विपमेंट है वो क्या हो गया, डायलेट होके वहीं रह गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी स्टेंट, ठीक है, कोरोनरी स्टेंट कहते हैं इसको हम। अब बाकी के इमेजेस भी हम देख लेते हैं। कोरोनरी स्टेंट का आपको पता लग गया, तो अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक वायर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार का जो मैंने आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा इसमें कलर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि मैं किस वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वायर है, इसको हम क्या कहते हैं, डीजे स्टेंट, ठीक है। ये किडनी से लेके ब्लेडर तक ये लगा रहता है अपने, ठीक है। ये देखिए अगेन सेम इमेज, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ये इस प्रकार से क्या किया गया है, स्टेंट यूरेटर के अंदर, किडनी के अंदर, ब्लेडर के अंदर लगाया जाता है, ये भी क्या है, डीजे स्टेंट। अब कंफ्यूजन होगा कि डीजे स्टेंट क्या है, तो डीजे स्टेंट की क्या फुल फॉर्म होती है, डबल जे स्टेंट। तो इसका क्या यूज होता है, आपसे एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ लिया कि डीजे स्टैंड का यूज क्या है। पहली बात तो आपको इमेज पता होनी चाहिए उसका यूज जाने से पहले, ठीक है। तो आप कहीं ये ना सोच ले भाई जैसे कोरोनरी स्टैंड है वहीं डीजे बजा के हार्ट के अंदर लगा देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। डीजे ये कहाँ लगेगा, ये वाला डीजे हम लगाते हैं कहाँ पे, यूरेटर के अंदर, ठीक है। ऊपर वाला जो जे पार्ट है वो किस में लगता है, किडनी के अंदर, एंड नीचे वाला जो जे पार्ट है किसके अंदर लगता है, ब्लेडर के अंदर। अब यूरेटर के अंदर स्पेशली क्यों लेते हैं कि आफ्टर यूरेट्रल सर्जरी इसे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि यूरेटर की जो प्रॉपर पोजीशनिंग रहे, यूरेटर जो है वो ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। और जो यूरिन का फ्लो है वो कंटिन्यू ब्लेडर एंड किडनी के बीच में बना रहे, इसलिए क्या करते हैं, डीजे स्टेंट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या है, कार्मर वायर। तो कार्मर वायर से अपन क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स को अलाइनमेंट करने में काम आता है, स्प्लिंट वगैरह लगाते हैं उसके अंदर। लाइक सपोज करो कि ये एक कार्बन वायर है, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, किसी पर्सन का लेग वगैरह एस्टैब्लिश कर दिया, और उसको ऊपर से हमने क्या कर दिया, गेमजी रोल लगा के या फिर आपने सॉफ्ट रोल वगैरह लगा के उसके ऊपर आपने ड्रेसिंग कर दी, ठीक है, ताकि जो अलाइनमेंट बना रहे लेग का, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन वायर्स वगैरह यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इमेज वगैरह पूछी गई है इनकी भी, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक क्लाइंट है जिसके क्या लगाया गया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन लगाया गया है, हैज डेवलप लो ब्लड प्रेशर, वो उसके क्या डेवलप हो गया, लो ब्लड प्रेशर उसके डेवलप हो गया, एंड जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, उसका जुगुलर वेन भी क्या है, डिस्टेंडेड हो गई है। द नर्स ऑस्कल्टेट्स द क्लाइंट्स चेस्ट एंड नोट क्लियर लंग साउंड, वहाँ पे क्या नोट कर रही है कि लंग साउंड तो उसको क्लियर आ रहे हैं, बट मफल्ड हार्ट साउंड, बट हार्ट साउंड उसका किसे देखने में मिला है, मफल्ड, ठीक है। विच एक्शन वुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट, अब यहाँ पे जो है वो नर्स कौन सा फंक्शन जो है वो फर्स्ट परफॉर्म करेगी, कॉन्टेक्ट द प्रोवाइडर एंड सेटअप फॉर ए पेरिकार्डियोसेंथेसिस, आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है प्रोवाइडर से, किस प्रोवाइडर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, और सेट करना है किसके लिए, पेरिकार्डियोसेंथेसिस से। लाइक जो पेरी मतलब सराउंडिंग, एंड कार्डियम मतलब हार्ट, एंड सेंटेसिस का मतलब कोई प्रोसीजर है, अभी तक यही ध्यान में रखना, सेंटेसिस मतलब कुछ हम प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है।
कॉन्टैक्ट द ऑपरेटिंग टू रूम टू प्रिपेयर फॉर सर्जरी, आपको वापस जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन कर दिया है, सही से नहीं हुआ तो इसके लिए आपको वापस कॉन्टैक्ट करना है सर्जरी करवाने के लिए। कॉन्टैक्ट द कार्डियोपल्मोनरी टीम एंड अरेंज फॉर द क्लाइंट टू हैव एन ईसीजी, ईसीजी के लिए आपको कार्डियोपल्मोनरी टीम को आपको बात करना है। कॉन्टैक्ट द प्रोवाइडर एंड ऑब्टेन स्टार्ट चेस्ट एक्सरे, इसके लिए आप क्या करना है, चेस्ट एक्सरे को आपको शुरू करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो ये एक क्या हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। मफल्ड हेड साउंड किसमें से सुनने को मिलता है आप सभी को, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। तो देखिए आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसेंथेसिस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना। अब इसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है इससे। अब देखिए ये जो इमेज दिखाई गई है आपको, ये तो कौन सी, ये तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है हार्ट के अंदर, और ये वाली कंडीशन कौन सी है, एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये अपना हार्ट है, लाइक सबसे पहला अपना नॉर्मल कंडीशन में हार्ट क्या है और उसके बाहर की ये लेयर क्या है, पेरिकार्डियम। अब अपना क्या हो गया, ये अपना हार्ट हो गया और ये बाहर क्या हो गया, पेरिकार्डियम रीजन है। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, बिल्डअप ऑफ ब्लड फ्लूइड एयर इनटू पेरिकार्डियम स्पेस। ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस आपको बताया गया है, इसमें क्या किया गया है, या तो फ्लूइड भर गया या ब्लड भर गया, फिर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम विद पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब ये इफ्यूजन अगर ब्लड वगैरह भर जाएगा तो ये सबसे पहले तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा पेरिकार्डियम को। अब जब पेरिकार्डियम स्टेज हो गया और ब्लड वगैरह फ्लूइड वगैरह इसके अंदर भर गया है, स्टेज करने के बाद में साथ साथ में क्या करेगा, आपके हार्ट पे भी प्रेशर डालेगा। ठीक है, हार्ट को प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट और डायलेट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिला, हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। अब जब लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, बाकी अब क्या है नेक्स्ट, अगर जो हार्ट पूरी तरीके से डायलेट नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा, ऊपर की जो वेन्स वगैरह रहती है उनसे जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट में नहीं जा पाएगा, या फिर जाएगा तो कम जाएगा। ठीक है, लाइक 100 ml जुगुलर वेन जो है वो प्रेशर ब्लड लेके आ रही है हार्ट के पास में, बट हार्ट का अमाउंट यहाँ पे डायलेशन कम होता है, तो हार्ट कितना ब्लड ले पा रहा है, 50 ml ओनली एंड ओनली। तो क्या हो जाएगा, जुगुलर वेन के अंदर ब्लड रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, जुगुलर वेन्स का डिस्टेंशन। ठीक है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन भी हो गया। अब नेक्स्ट ये जो क्या है, यहाँ पे पानी भर गया, फ्लूइड भर गया। तो जब कभी भी आपने कहीं देखा होगा कि पानी के ड्रम रहते हैं और उन पे अपन क्या करते हैं, टेप करते हैं, उसको सुनते हैं ना, तो एक साउंड सुनाई देता है। इस साउंड को हम क्या कहते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक है, अब ये है जो कि पानी की लेयर किसके ऊपर बनी है, फ्लूइड की लेयर किसके ऊपर बनी है, हार्ट के ऊपर बनी है। तो हार्ट के अंदर साउंड क्या सुनने को, उसको सुनाई देने को मिलेगा, मफल्ड हेड साउंड बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये जो तीनों सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये तीनों सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, यहां से एमसीक्यू बनता है। और इन तीनों सिम्टम्स को क्या कहते हैं अपन, बैकस्ट्राइड। ठीक है, एमसीक्यू सीधा सीधा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर इन बैकस्ट्राइड। तीनों चीजें आपको दी हुई रहेगी, बट एक ऑप्शन कुछ अलग दे देगा जो बैकस्ट्राइड को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा भाई तीन चीज अलग देखे, बैकस्ट्राइड क्या है,
या फिर ए बी सी करके आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है। फिर बैक साइड किस में मिलता है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में मिलता है बैक साइड। और बैक साइड में होता है क्या है, हाइपोटेंशन होता है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन होगा, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन होगा तो क्या होगा, और साथ में क्या होगा, मफल्ड हार्ट साउंड भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, तो चेस्ट पेन, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और स्क्यू होगा, चेस्ट पेन होगा तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। और इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैसे होगा देखिए, ये जो स्ट्रक्चर पहले ऐसी थी तो लंग्स कितना डायलेट हो रखा था नॉर्मल तरीके से। अब जब स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी हो गई है तो अब लंग्स कितना यहाँ पे, जहाँ से लंग्स क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस नियर बाई ऑर्गन। तो इस प्रकार से क्या है, शॉर्ट वे में क्या है, ये अपन ने क्या देख लिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या अपन ट्रीटमेंट क्या कर देंगे, तो पेरिकार्डियोसेंथेसिस, इसको हम परफॉर्म करके पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ठीक कर देंगे। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन मोस्ट प्रोमिनेंट, कौन सी डिसऑर्डर के अंदर जुगुलर वेन्स का डिस्टेंशन देखने को मिलता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर, या फिर न्यूमोथोरेक्स के अंदर। तो देखिए, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन जो होता है वो किस में होता होगा, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में। तो अपना आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, हार्ट फेलियर। छोटा सा अपने को डिस्कशन करना है हार्ट फेलियर को लेके। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, डजंट मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। जो अपना हार्ट है वो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाता है, ना कि हार्ट रेट को, ठीक है। कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बॉडी की मेटाबॉलिक नीड कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाद में आगे इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। अब जो हार्ट फेलियर होता है ये होता है दो टाइप का, कभी अच्छे से क्लास लेंगे उसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे, बट अभी क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो समझते हैं। तो ये होता है, एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर, एक होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, हार्ट बना दे रहा हूं मैं, एक बार समझ लेना, ठीक है। दिस वन राइट साइड एंड दिस वन लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल फेल्ड टू पंप आउट ब्लड, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ब्लड जो है आगे नहीं जा रहा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से। अब जब राइट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो क्या अफेक्ट होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि जो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा है, ये सबसे पहले किस में आती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो अब जब राइट वेंट्रिकल में पहले से यहाँ पे क्या है, ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेशन होके भरा पड़ा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ब्लड का पंप आउट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाली वेन्स भी भरी रहेगी दोनों, ठीक है। ये कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों वेन्स के अंदर ब्लड रहेगा। इंफीरियर वेना केवा किस में से लेके आती है ब्लड, बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर सिस्टम से। एंड सुपीरियर वेना केवा किससे लेके आती है ब्लड को, ठीक है, क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा अपर एक्सट्रीमिटी वाली बॉडी से क्या करती है, ब्लड लेके आती है। तो इसमें क्या होगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये कौन सा सर्कुलेशन है अपना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है।
बॉडी ब्लड वगैरह, ठीक है, जो अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो क्या किस प्रकार से होगा अफेक्ट, जब कब राइट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तब। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेल अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड किस में से आता है, पल्मोनरी सिस्टम से, ठीक है। अब पल्मोनरी सिस्टम से अपने पास में यहाँ पे ब्लड आ गया, अब इसने तो क्या कर दिया, आर्ट्रियम एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे भर दिया इसने ब्लड पूरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल हो जाएगा तो ये जो है वो ब्लड को आगे सिस्टम में फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जब ये आगे सिस्टम में फॉलो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऊपर लंग्स के अंदर भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अफेक्ट पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम को किसके अंदर अफेक्ट होता है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, ये एमसीक्यू पूछा गया है। अब जब पल्मोनरी सिस्टम अफेक्ट होगा तो क्या होगा, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, डिसेप्निया होगा, ये सारे सिम्टम आएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है, किस प्रकार ये बॉडी को अफेक्ट करता है। और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से ब्लड आया और इसने इसने क्या कर दिया, आगे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड इसने प्रॉपर तरीके से भेजा नहीं। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अनेबल टू कंडक्ट, राइट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सिस्टमिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सिस्टमिक प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। तो अब जब सिस्टमिक प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो ये क्या कोज करता है, एडिमा। सिस्टमिक प्रेशर बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा। इट इज द, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा। भी किस प्रकार का, जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। एडिमा सबसे पहले आएगा कहाँ पे, तो एंकल एडिमा। एंकल एडिमा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यू निकलते हैं, बट अब क्या है कि टाइम कम है तो मेन एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, नहीं तो क्या कॉन्सेप्ट से अगर अपन खुद साइन सिम्टम बनाएंगे अभी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा ब्रीफ क्लास लेते हैं ना तो अपन ऐसा हो जाएगा अपने कि अपन खुद इसका साइन सिम्टम बताएंगे कि हाँ सर अभी ये होगा, अभी ये होगा, क्योंकि राइट साइड सिस्टम पूरा अफेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या और क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, हिपेटोमेगाली, लीवर का जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोर पल्मोनल, ठीक है। कोर पल्मोनल यहाँ पे क्या है, साइन सिम्टम जो के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे पल्मोनल नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि पल्मोनरी कोई पे प्रॉब्लम हो गई है। तो कोर पल्मोनल में क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आया, ब्लड आने के बाद में यहाँ पे क्या प्रॉपर तरीके से कंडक्शन नहीं हो पाया। अब जब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाता तो क्या होगा, कंडक्शन अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया तो क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है वो कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। क्या मतलब हो गया, राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया तो आगे जाके ये प्रेशर भी किस में डालेगा, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ये प्रेशर डालता है और राइट वेंट्रिकल के एनलार्जमेंट को हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनल। तो कोर पल्मोनल का साइन किस में आएगा, अपने राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर। बाकी देखिए वेट गेन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, जो वेस्कुलर प्रेशर है वो भी कैसा देखने को मिलेगा, मोर देन 6 mm ऑफ Hg का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। वेट गेन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर आप मेजर करोगे तो वो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है। और बाद में क्या देखने को मिलेगा, पंप फेलियर, मतलब अर्ली में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जब कंटिन्यू राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ता है तो आगे ये क्या करेगा, थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा हार्ट अपना, फिर ये पंप करना ही फेल कर देता है। बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, पंप फेलियर, बट इंक्रीज अर्ली टाइम में इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ये तो हो गया अपना राइट साइड वेंट्रिकल का फेल होना, इसे हमने क्या कर दिया, राइट साइड हार्ट फेलियर। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा अगर पढ़ने में, अगर अपन डीपली पढ़ते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अगर नोट साइड हो जाए फिर अपन एक दिन इसकी क्लास लेंगे। अब अपना आता है क्या, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, देखिए
लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ब्लड वगैरह आया किस में आया, राइट एट्रियम से इसमें आ गया, फिर राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल उसको आगे पंप नहीं करेगा, तो देखिए ये हो गया राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अओर्टा निकलता है। ये ऊपर क्या है अपना, लंग्स है। अब लंग्स से ब्लड आ गया किसमें, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ गया लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, प्रेशर किसके अंदर बढ़ेगा, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के साइन सिम्टम किस में आते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर। अब कौन रेस्पिरेटरी साइन, आप सभी प्रकार के साइन लिख सकते हो जितने आपको याद है, ठीक है। हार्ट फेलियर के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइन सिम्टम आप निकाल सकते हो। तो देखो लंग्स के अंदर क्या बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। तो क्या सुनाई देगा आपको, ट्रैकल सुनाई देगा, डिसेप्निया। डिसेप्निया, डिसेप्निया के अंदर क्या होता है, ये क्या है, कार्डिनल साइन है किसका, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का कार्डिनल साइन। अब नेक्स्ट डिसेप्निया होगा तो एक आपको स्पुटम यहाँ पे रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। जब वो पेशेंट वो स्पुटम एक्सपेल आउट करेगा तो स्पुटम कैसा होता है, पिंक पिंक फ्रोथी स्पुटम जो है वो झागदार स्पुटम है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये क्यों आता है, ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। तो सर पल्मोनरी एडिमा किसमें होता है, तो पल्मोनरी एडिमा किसमें होगा, जिसमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा। क्योंकि पल्मोनरी से जो लंग्स ब्लड आता है वो आगे बॉडी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, तो इसे हमने क्या कह दिया, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। यहाँ पे भी एक टाइम पे बीपी बढ़ेगी अर्ली टाइम पे, फिर बाद में जब हार्ट फेल हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पिंक फ्रोथी स्पुटम डिसेप्निया की वजह से यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया है। तो हार्ट फेल की कंडीशन में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलता है, तो चाइन स्टोक, चाइन स्टोक रेस्पिरेटर। क्या होता है इसमें, डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग। कौन करता है पेशेंट, हार्ट फेल वाला पेशेंट, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे इसको अपन, बाकी अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। बट मेन आपको एमसीक्यू देखो, कंसेप्ट आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब एग्जामिनर इनसे कुछ पूछ ले तो आपको आ जाना चाहिए। अगर आपने पहले हार्ट फेलियर पढ़ा हुआ है कहीं भी तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, इसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, न्यूमोथोरेक्स। ये अपना लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एयर देखने को मिल रही है। इसको हमने क्या कह दिया, न्यूमोथोरेक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे किसका आवाज सुनाई आपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन इधर तो अपना क्या होता है, ये तो क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट है, ठीक है। नॉर्मल बना रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं। एब्नॉर्मलिटी क्या है, न्यूमोथोरेक्स, एयर इन लंग्स। एयर ऐसे तो एयर ही रहती है लंग्स के अंदर, बट एयर की कैविटी के अंदर लंग्स, जो लंग्स की कैविटी के अंदर एयर का आ जाना, ठीक है। जो सराउंडिंग पेरिकार्डियल जो ठीक है जो कैविटी रहती है वहां पे अगर एयर का एक्यूमुलेशन होना, इसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। अगर यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोथोरेक्स। अगर दोनों प्रेजेंट रहते तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है अपना, ये एओर्टा है। एओर्टा के नीचे क्या बन गया, एन्यूरिज्म। तो इसे हमने क्या कह दिया, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। तो आप इस इमेज में भी आप देखिए हार्ट फेलियर को आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, हार्ट के 4 चेंबर। ये जो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा किस में आ गई, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से आ गई लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम ने काम करना बंद कर दिया तो सारे बॉडी के सिस्टम किस प्रकार के हो जाएंगे, अफेक्ट। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है अपना, आउटा निकला, ठीक है। आउटा ऊपर से निकलता है, आर्च ऑफ आउटा से। मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ समझने के लिए। तो अब आउटा ने अब राइट लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आया ब्लड, अपने पल्मोनरी वेन्स के द्वारा किसके में आया, राइट लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो किसके साइन सिम्टम आएंगे, लंग्स के, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रे, आराम से मैंने अच्छे समझा दिया है। फिर भी डाउट्स वगैरह हो तो आप आरएनसीसी को मैसेज कीजिएगा, आपको पर्सनली समझा दिया जाएगा। और क्या, जो जो कॉल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इस पे अगर आप कॉल करोगे
तो आपको आराम से वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following action is the first priority care of a client exhibit sign and symptom of coronary artery disease? अगर किसी पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पे साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा? एंजाइटी को कम करना है उसकी, एनहेंस करना है मायोकार्डियल ऑक्सीजन को, एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन को, या फिर एजुकेट करना है क्लाइंट को अबाउट हिज कंडीशन। तो देखिए, जब कभी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तो मतलब आपको क्या देखने को मिला है? स्पाज्म देखने को मिला है। मतलब क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे अफेक्ट हुआ है। अब ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है? O2 की सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रुक जाती है। तो क्या अपना प्रायोरिटी क्या रहेगी? एनहेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजन। आपको क्या करना है? मायोकार्डियम की ऑक्सीजन को आपको इंप्रूव कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होगा, आगे जाके बहुत सी चीजें प्रॉब्लम बच जाएगी। ठीक है, बाकी अगर स्टेमिया हो गया तो फिर वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में बन जाता है। फिर अगर पेन वगैरह होता है, यहाँ पे पेन वगैरह का दिया नहीं है आपको, तो नाइट्रोग्लाइसिन की कोई अभी कोई जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे एक्सिबिटिंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो अर्लीस्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या करनी है? मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, इसको आपको इंप्रूव कर देना है। बाकी के काम भी करने जरूरी है, बट वो बाद में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज प्राइमरली फीड द इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट? ठीक है, इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को कौन सी आर्टरी है वो सप्लाई करती है ब्लड? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है इंफीरियर वॉल हार्ट की जो इंफीरियर वॉल होती है उसे? तो देखिए, इंफीरियर वॉल को, हार्ट की इंफीरियर वॉल को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या है? तो राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी रहती है वो पीछे से क्या करती है? जो हार्ट की सुपीरियर होता है कि इंफीरियर होता है, तो इंफीरियर वॉल को क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी ये? सबसे पहले राइट एट्रियम को कर देगी, राइट वेंट्रिकल को कर देगी, और यहाँ पे पीछे से क्या कर देगी? इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को यहाँ पे क्या कर देगी? सप्लाई कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस को। ठीक है, हार्ट के लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज प्राइमरली फीड द एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट? अब यहाँ पे एमसीक्यू पूछ लिया आपसे, एंटीरियर वॉल हार्ट की सप्लाई कौन करेगी? तो कोरोनरी आर्टरी करती है इंफीरियर को, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी करती है लेटरल एंड पोस्टीरियर को। आपसे पूछा है एंटीरियर को, देखिए नाम में एंटीरियर है, लाडा आर्टरी। कौन सी आर्टरी? लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, किसको करती है? अगर आपको ये नहीं देते एंटीरियर वॉल की जगह आपको दे दे एपेक्स, हार्ट के एपेक्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन है? तो कौन सी है भाई? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और इससे क्या एमसीक्यू बनेगा? देखिए, अगर ये आर्टरी के अंदर क्या हो जाए? ब्लॉकेज, तो क्या देखने को मिलता है? हाईएस्ट मोर्टालिटी। ठीक है, हाईएस्ट मोर्टालिटी किसमें देखने को मिल सकती है? लाडा आर्टरी के ब्लॉकेज में। ठीक है, इसलिए जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, सुपीरियर वॉल एमआई, ये सब पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, कार्डियक सिस्टम में आता है सबसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन? अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, या फिर पेरिकार्डाइटिस? तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है, एज इट इज एम्स में एमसीक्यू आया था, क्या होगा इसका? एरिथमियाज। एरिथमियाज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब देखिए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? हार्ट मसल्स
क्या हो जाना, डैमेज। ठीक है, अब जब हार्ट मसल डैमेज हो गई या फिर नेक्रोसिस हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई में क्या आ जाएगा, इंटरप्ट। ये क्यों हुआ, सबसे पहले तो ड्यू टू ब्लड सप्लाई इंटरप्ट। अब जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटो सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, ऑटो सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। अब इसका कोज क्या हो सकता है, कोज का अपन पूछे तो ब्लॉकेज या फिर थ्रम्बस। ठीक है, और ब्लॉकेज किसका देखने को मिल सकता है, कोई भी एम्बोलाई बन गया, कोई भी फैट एम्बोलाई बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है रिस्क फैक्टर में, क्या, हाइपर लिपिडीमिया वाली कंडीशन। अब हाइपर लिपिडीमिया क्या कहते हैं, मोर देन 200 mg/dl कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर लिपिडीमिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाएगा। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। दूसरा, कोई डायरेक्ट ब्लड क्लॉट वगैरह बन गया तो थ्रम्बस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी बात कोज की। अब मैंने आपको बताया था कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर हाईएस्ट मोर्टेलिटी किसके द्वारा होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के द्वारा। अब इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज। ठीक है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज कहाँ होता है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्या होता है, मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज होता है। अब देखिए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करवाती है, तो वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल भी कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा निकलता है, आउटा क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेशन सप्लाई करता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ही नेक्रोसिस हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, मोर्टालिटी। तो इसलिए लाडा आर्टरी के अंदर क्या है, हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट देखने को मिलती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के एमआई को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर वॉल एमआई। एंटीरियर वॉल एमआई क्यों कहा हमने, क्योंकि लाडा आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल में। ठीक है, अब जब आपको पूछ ले कि भाई राइट कोरोनरी आर्टरी में एमआई आएगा तो ये कौन सा होगा, इन्फीरियर वॉल एमआई। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आएगी तो कौन सा हो गया, लेटरल वॉल एमआई हो जाए, फिर पोस्टीरियर वॉल एमआई देखने को मिलता है। अब देखिए, हमने ये टाइप तो पढ़ लिए कि एमआई कितने टाइप के होते हैं, तो एंटीरियर वॉल एमआई के बारे में हमने पढ़ लिया, एंड इंफीरियर वॉल एमआई के बारे में पढ़ लिया, लेटरल वॉल एमआई के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, एमआई के अंदर क्या होता है, ईसीजी का चेंजेस देखने को मिलता है। तो ईसीजी का चेंजेस किस प्रकार से होता है, फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा, एसटी का सेगमेंट क्या देखने को मिलेगा, इलेवेशन। एसटी सेगमेंट कैसी होगी, इलेवेटेड रहेगी। तो इसे हमने क्या कह दिया, एसटी सेगमेंटेशन इलेवेशन एमआई। ठीक है, एसटी सेगमेंट इलेवेशन में एमआई अगर होगा तो कब होगा, इसमें कब क्या होता है, 100% क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा किसकी, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। तब क्या होता है, एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है वो लेस देन 6 आवर्स के अंदर आपको क्या दे देना है, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर याद देना, या फिर आपको क्या दे देना है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। दूसरा कौन सा होता है, नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन। ठीक है, दो टाइप के एमआई अपने को मेनली देखने को मिलते हैं। तो नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई, इसको हमने क्या कहते हैं, मोस्ट, देखिए इसके अंदर जो है वो मोस्ट, यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट अपना किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, पार्शियली ब्लॉकेज होता है। और ये वाला कौन सा है, अस्थि सेगमेंट इलेवेशन को हम क्या कहते हैं, मोस्ट सीरियस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। दूसरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, कार्डियक मार्कर। इनसे भी एमसीक्यू बनता है, लंबा नहीं खींचूंगा मैं टॉपिक को, बस एमसीक्यू बनता है वो बताता हूँ। एमसीक्यू आता है आपके पास में, अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर। अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर कौन सा रिलीज होता है, तो मायोग्लोबिन। बट इसका क्या है कि शॉर्ट टाइम तक ये अराइज होके वापस बेड खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये कंफर्मेटरी नहीं होता है। ठीक है,
मतलब ये रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछेगी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव कार्डियक मार्कर कौन सा है, तो ये कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन आई इज द सेंसिटिव मार्कर फॉर द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसका नॉर्मल लेवल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0.4 नैनोग्राम पर ml, ये रहता है इसका नॉर्मल लेवल, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा रहता है। सेकंड मोस्ट स्पेसिफिक कब आपको पूछ ले तो कौन सा होता है, CKMB, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट MCQ बनेगा तो क्या बनेगा, पेन मैनेजमेंट, क्योंकि सीवियर पेन होता है यहाँ पे, ठीक है, नाइफ लाइक पेन होता है यहाँ पे जो रेडिएट होता है शोल्डर को, ठीक है, लेफ्ट जो को इधर। तो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए आपको कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो देनी पड़ेगी मॉर्फिन, मॉर्फिन फॉर द पेन मैनेजमेंट। सेकंड पेन आप क्या करोगे, इसको O2 सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछते हैं, तो O2 सप्लाई तो प्रायोरिटी होती है, बट पेन मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन से क्या होगा कि हार्ट की जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो वहाँ पे थोड़ी ट्रीट होगी, और ब्लड सप्लाई ठीक होने के चांस है, और साथ साथ में ब्लड सप्लाई ठीक होगी तो O2 सप्लाई भी ठीक होगी, ठीक है। पेन मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो प्रायोरिटी में क्या है, सबसे पहले कंफर्ट देना। कंफर्ट किससे दोगे, पेन को रिलीव करके, ठीक है। जब पेन रिलीव होगा तो पर्सन भी क्या है थोड़ा रिलैक्स होगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई उसकी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे अगर थ्रोम्बस बन गया तो आप क्या दो, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शुरू कर दो। तो अगर आप हॉस्पिटल में नहीं हो तो एस्पिरिन एज सून एज पॉसिबल, SOS, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल उसको प्रोवाइड करवा दीजिए। उसके बाद में स्टेप्टोकाइनेज विद इन 30 मिनट से आपको 6 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं आज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वगैरह, हार्ट फेलियर से रिलेटेड वगैरह, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, एरिथमियाज के बारे में, जो एरिथमिया, एट्रियल फ्लैटर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, इनकी अपन इमेज देखेंगे। हो सकता है तो इनको मैं वीडियो में भी लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो कल का अपना ये पैटर्न रहेगा, और आगे की जो इंपॉर्टेंट हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर है, ठीक है, लाइक स्वान गेंस कैथेटर क्या करता है, कैसे अपन सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करते हैं, उसकी इमेज वगैरह, ये सभी मैं कल लेके आऊँगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट MCQ क्लास में। नेक्स्ट MCQ क्लास में अपन डिस्कस करने वाले टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है, और क्लास कल की और भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQ है देखो सारे। आप क्या छोड़ोगे एंड टाइम पे, तो आपने सब कुछ पढ़ा होगा, आई होप। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट MCQ बता रहा हूँ टॉपिक में से। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट MCQ आपको सूचना देता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है RNCC को ऑफिशियल ऐप पे। मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं, लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एक टेस्ट मॉर्निंग में, एक टेस्ट इवनिंग में। लाइव टेस्ट कितने हैं, 120+ टेस्ट है। बाकी के सैटरडे टू संडे क्या करवाते हैं, प्री नोट से टेस्ट करवाते हैं, जो टॉपिक वाइज भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, और 200 MCQ वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1/3 आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, लाइक करके जाना, और कमेंट में जरूर करे जाना कि अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो भी हम वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। नीचे आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, तो वो नंबर से भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और कोई टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो नंबर से। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।